हेलो स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 के लिए, और ये मेरा इंट्रो क्लास भी होगा। फिजिक्स के लिए मेरा फर्स्ट क्लास होगा। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा मेरा क्लास। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 की अगर बात करते हैं तो क्लास 12 में फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर आवेश। कौन सा है फर्स्ट चैप्टर? आवेश। आज की कोशिश करेंगे कि आवेश क्या है। किसी वस्तु का वह गुण जिससे वो किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, वह आवेश है। नहीं समझे? किसी भी वस्तु में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, और कुछ वस्तुओं में ऐसी क्वालिटी होती है जिससे वे किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। अगर वो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं तो वस्तुओं के ये गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कभी आप करके देख लेना। एक छोटी सी कंघी ले लिए। कंघी को अपने बालों में हमने थोड़ी देर इस तरह से घुमाया, तो बालों में कंघी करने के बाद कुछ समय के बाद 1 मिनट 2 मिनट आप कंघी कर लीजिए। उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर रखिए। फिर जब आप उसे उसकी सोच हटाएंगे, उसकी तरफ नज़दीक ले जाएंगे, तो कुछ दूरी, कुछ डिस्टेंस से ही वो कंघी उस कागज के टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, आकर्षित करेगी। तो उसने आकर्षित क्यों किया? जरा सोचिए। क्योंकि जब हमने कंघी के द्वारा अपने बालों को रब किया, कंघी में अपने बालों को रब किया, तो उस समय पर उस कंघी में आवेश उत्पन्न हो गया। आवेश का स्थानांतरण हुआ। किसके द्वारा? बालों में जो आवेश था वो उस कंघी में समावेश हो गया। इसके वजह से उस कागज के टुकड़े को उसने अपनी ओर अट्रैक्ट किया। अरे बस। और आवेश का परिभाषा ही वही है कि यदि किसी दूसरी वस्तु को वो आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, तो आवेश के इसी गुण को तो हम क्या कहते हैं भैया? आवेश ही कहते हैं। किसी वस्तु के अट्रैक्शन और रिपल्शन की क्वालिटी ही आवेश कहलाती है। ठीक है, आवेश समझ गए हम। आवेश की परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, क्या कहलाएगा? आवेश। एग्जाम्पल्स हम बता दिए, आवेश आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हम विद्युत आवेश की बात करेंगे। आपका चैप्टर में वही है, विद्युत आवेश की बात करेंगे। ठीक है, कि भैया विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश भी इसी आवेश की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। विद्युत आवेश में भी रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों की क्वालिटी होगी, लेकिन उसमें चुंबकीय प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चुंबकीय प्रभाव क्या देखने के लिए मिलेगा, ये आप सोच रहे होंगे। तो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? आवेश का वह गुण, समझ रहे मेरी बात, जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। जिसके कारण विद्युत या चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। इसका मतलब क्या है कि विद्युत आवेश में क्या होगा? विद्युत भी होगा और चुंबकीय प्रभाव भी होगा। जिसमें विद्युत भी होगा और चुंबकीय प्रभाव भी होगा, वही क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश कहलाएगा। हम यहां पर कह सकते हैं आवेश का वह गुण जिसमें
जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत आवेश। अगर परिभाषा की हम, ये विद्युत आवेश समझ में आ गया होगा। अगर हम परिभाषा की बात करें कि आवेश की परिभाषा क्या होती है, तो भैया ये भी समझ लो। आवेश की अगर परिभाषा की बात करें तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है Q = IT। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, Q = क्या होता है? IT। जहां अगर हम Q की बात करें तो Q क्या है? आवेश। I क्या है? धारा। T क्या है? समय। Q क्या है? आवेश। I क्या है? धारा। T क्या है? समय। समझ रहे मेरी बात? अब इससे परिभाषा क्या बन जाएगी? सिंपल है। अगर आपको फॉर्मूला याद है फिजिक्स में, फॉर्मूला अगर याद है तो परिभाषा आप अपने आप बना सकते हैं। आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी? धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। आई क्या है? धारा। टी क्या है? समय। तो धारा और समय के गुणनफल को क्या कहेंगे? हम आवेश कहेंगे। परिभाषा अपने आप में ले। ठीक है, ये बात जान ले कि फिजिक्स से मजेदार कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। बस शर्त इतनी है कि आपको हर एक पॉइंट को बहुत ही क्लियरली समझना पड़ेगा, तो दूसरे पॉइंट पढ़ने में आपको फिर मजा आएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? परिभाषा क्या बन गई इसकी? समय। ठीक है, या धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। अब आवेश की बात आ गई है तो आवेश के बारे में कुछ चीजें और क्लियर कर लेते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो ये जान लें आवेश का, यहां लिखते कोई दिक्कत? देखिए, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर होता है आवेश का एसआई मात्रक, एम्पियर पर सेकंड, और या फिर कूलाम भी होता है आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश के बारे में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि आवेश क्या है। अब देखो, आवेश का प्रकार जरा समझिए। ठीक है, आवेश के बारे में हम बहुत अच्छे से समझ गए। अब आवेश का जरा प्रकार देखिए। यहां पे आवेश का प्रकार, अगर आवेश के प्रकार की बात किया जाए तो आवेश दो प्रकार का, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। आवेश दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? धनात्मक, पॉजिटिव। यहां पर हम लिख देते हैं धनात्मक, और एक क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ये समझ गए? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। इसको धनात्मक क्यों कहते हैं और ऋणात्मक क्यों कहते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा कि धनात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, और भी चीजों में धनात्मक और ऋणात्मक आता है। संख्याओं में जब हम मैथ पढ़ते हैं तो समझते हैं धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। कभी सोचे कि धनात्मक और ऋणात्मक इसको क्यों कहा जाता है? इसका मतलब क्या है कि धनात्मक और ऋणात्मक क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक को हम धनात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दाता होता है। नहीं समझे? वो दाता होता है, वो देने की प्रवृत्ति रखता है, डोनर होता है, इस वजह से हम उसे धनात्मक कहते हैं। और ऋणात्मक को ऋणात्मक, ऋण समझते होंगे, वो लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की प्रवृत्ति रखता है, ग्रहण करता है, इस वजह से हम इसको ऋणात्मक कहते हैं। धनात्मक को धनात्मक क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की क्षमता रखता है। क्या करता है? त्यागना। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? त्यागता है। ऋणात्मक को ऋणात्मक क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ गया कि धनात्मक को धनात्मक क्यों कहा जाता है, ऋणात्मक को ऋणात्मक क्यों कहा जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आवेश, आवेश में थोड़ा और हम क्लियर करते हैं, आवेश को थोड़ा आवेश के गुण देख लेते हैं, ठीक है। तो आवेश के कुछ गुण होते हैं, वन बाय वन आप क्लियर कीजिए। पहला अगर हम बात करते हैं कि आवेश का पहला गुण क्या है, तो आवेश का पहला गुण होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति, आकर्षण और प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति, समझ रहे मेरी बात? आकर्षण और प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति की मतलब क्या होता है? देखिए, इन आवेशों में मान लीजिए कि हमने दो आवेश को लिया, पॉजिटिव और पॉजिटिव। जब हम समान, इसे दोनों ही को क्या कहेंगे हम? सजातीय। समझिएगा जरा, क्या कहेंगे? सजातीय आवेश। जो आवेश समान होते हैं उसे कहा जाता है सजातीय आवेश। तो अगर इन दोनों आवेशों को हम समान आवेशों को लेते हैं तो ये दोनों को आपस में जब हम नजदीक लाएंगे दोनों आवेशों को, तो इन आवेशों में क्या होगा? ये जैसे ही हम इसको नजदीक लाएंगे एक दूसरे के, तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। ये आपस में नहीं आना चाहेंगे, ठीक है? ये आपस में साथ में नहीं आना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं आना चाहेंगे, दुश्मनी है एक दूसरे से। तो इनमें क्या हो जाएगा? रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। किसमें? सजातीय आवेश। तो ये प्रतिकर्षण का गुण हुआ, मतलब ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है? ये कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सकते। अगर हम प्लस और माइनस दो अलग अलग धनात्मक और ऋणात्मक को लेते हैं तो इस आवेश को हम क्या कहते हैं? विजातीय आवेश। क्या कहते हैं? विजातीय आवेश। जरा समझो बच्चे, विजातीय आवेश क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक विजातीय आवेश है। अगर इन दोनों को आपस में नजदीक लाया जाए तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। नहीं समझे? अगर इन दोनों प्लस और माइनस को, धनात्मक और ऋणात्मक को आपस में नजदीक लाया जाए तो ये कुछ दूरी से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि इसमें अट्रैक्शन का गुण है, आकर्षण का गुण है। किसमें? विजातीय आवेश में। ये दोनों एक दूसरे के साथ सट जाएंगे। नहीं समझे? हाँ, बिल्कुल एक दूसरे के साथ करीब आएंगे। इसमें दुश्मनी नहीं है, ये दोस्ती कर रही है, और इनमें दुश्मनी है, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक, मजा आ रहा है? बिल्कुल। मेरे ख्याल से एक बार फिर बार बार हम हर वीडियो में रिपीट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल आप हमें कमेंट करें कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में से फिर क्लियर करूंगा। और हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस, और हर एक चैप्टर में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हम आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर करवाएंगे। इसका मतलब है कि 2025 की तैयारी पूरे रेडी रही है। 2025 के लिए बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं उतना ही बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। और हाँ, 2024 वाले भी मायूस ना हो, 5 मंथ्स हैं। मैं बहुत स्पेशल आप लोग के लिए होमवर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग के लिए बहुत जल्द वीडियो में लेकर आऊँगा 2024 के टारगेट को बनाकर। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए कोशिश करूँगा कि 5 मंथ में कम से कम 60% तैयारी आपकी मैं कराऊँ। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। ठीक है, शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें बूस्टर मिलेगा, हमें एनर्जी मिलेगी, और उसी एनर्जी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर परफॉर्म करूँगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है। दूसरा क्या होता है? आवेश का संरक्षण नियम। तो जरा इसको समझिए कि संरक्षण नियम क्या है। देखिए, संरक्षण का नियम क्या होता है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है।
ये ऑफलाइन वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करवाया, हर एक चीज़, ये सारी चीज़ें मैंने ऑफलाइन वीडियो में आप लोग को पढ़ाया, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर संरक्षण नियम क्या है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। मान लीजिए कि सूर्य की किरणें जो आप तक पहुंच रही है, ये किस रूप में पहुंच रही है? प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में। किस ऊर्जा में? प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में पहुंच रही है। अब ये प्रकाशीय ऊर्जा को हम सोलर प्लेट लगाते हैं और बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर उस बैटरी से लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, जो भी जलाइए आप, पंखा चलाइए, मतलब सीधा है, समझ रहे हैं आप? हमने प्रकाशीय ऊर्जा को बदला, किसमें? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया। हमने ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया और ना ही नष्ट किया, रूपांतरण किया, बदलाव किया। किससे? प्रकाशीय ऊर्जा से बदलाव करके हमने विद्युत ऊर्जा बना दिया। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? जिस प्रकार से हमने एनर्जी को बदला, आवेश भी तो वही है। आवेश क्या है? ऊर्जा ही है, एक प्रकार का ऊर्जा है। तो आवेश भी संरक्षण के नियम का पालन करता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसका रूपांतरण हो सकता है। इसका क्या होगा? रूपांतरण हो सकता है। ठीक है, इसका क्या हो सकता है? रूपांतरण हो सकता है। समझ में आ गया संरक्षण का नियम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट पर आते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण ठीक है, आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। अगर हम क्वांटमीकरण के सिद्धांत की बात करते हैं, बहुत सिंपल भाषा में समझिए आप। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं। हम मान लीजिए कि हमने n = 1 2 3 लिया डॉट, और फिर n = हमने 0.4 ले लिया, 0.5 ले लिया, 0.6 ले लिया। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको मान लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन। और इसको अगर थोड़ी देर के लिए हम लेते हैं प्लस माइनस 0.4 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन, चलो देखिए, ध्यान से देखिए, यहां और यहां अंतर क्या है? यहां पर एक्सैक्ट नंबर है 1 2 3 4 5 6, एक्सैक्टली एकदम एक्सैक्ट नंबर है, और यहां पर एक्सैक्ट नंबर नहीं, पॉइंट में। हम कभी भी आवेश को, इलेक्ट्रॉनों को, आपने कभी सुना है? हमने 11th पूरा आपको पढ़ाया, मैंने कभी ये चीज आपको बताई कि इलेक्ट्रॉन कभी भी, ये इलेक्ट्रॉन 0.4 इलेक्ट्रॉन कभी सुना है कि एक तत्व था, उस तत्व ने 0.4 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया या शेयर कर लिया, या 0.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, या 0.6 इलेक्ट्रॉन दे दिया, या ले लिया? नो, नेवर। कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम पॉइंट में काउंट नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं काउंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने के लिए हमको एक्सैक्ट नंबर की जरूरत पड़ती है। या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, या 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो एक्सैक्ट नंबर शेयर करेंगे। और यही तो है भैया क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण का अर्थ यही है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात आवेशों की संख्या एक निश्चित मान के रूप में दिखाई दे, वही क्या होता है? क्वांटमीकरण, आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो परिभाषा यहां पर हम कह सकते हैं
प्रकृति में आवेश, प्रकृति में आवेश, प्रकृति में क्या आवेश हमेशा एक निश्चित मान के साथ, हमेशा एक निश्चित मान के साथ मान के रूप में पाया जाता है, में पाया जाता है। बस सिंपल यही आवेश क्वांटम में। ये तीसरा पॉइंट था। ये क्या चल रहा है, गुण चल रहा है, किसका, आवेश का गुण, ये तीसरा गुण है। और हम लोग चौथा गुण भी देख ही लेते हैं। तो चौथा गुण क्या है, चौथा गुण है आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता जरा समझिए। किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवों, उसके विभिन्न अवयवों, उसके विभिन्न अवयवों के आवेश के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। अब जरा समझो ये क्या है, किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवों के आवेश के योगफल के बराबर होता है। अगर कहीं पर भी आवेश है, इसका मतलब क्या है, कहीं पर भी आवेश, क्या कहीं पर कैसा आवेश, तो देखो जरा, अगर हम यहां पर बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं Q इज इक्वल Q1, ठीक है, प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 Q2 3 का कुल योगफल Q1 के बराबर है। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं कि Q के बराबर है, अगर दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं हम Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3, तो इसका योगफल इसके बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस माइनस Q3 के योगफल के बराबर। अर्थात कितना भी अलग अलग प्रकार का आवेश आप ले लीजिए, लेकिन इन आवेशों को अगर योग कीजिएगा तो उसका कुल मान उसमें उपस्थित आवेश के, उसकी योज्यता के बराबर हो जाएगा। यही है आवेश की योज्यता। और ये हमारे आवेश का चौथा गुण कंप्लीट हुआ, और इतने ही 4 ही गुण हैं आवेश के। तो मेरे ख्याल से जितना अभी मैंने आपको बताया, आवेश क्या है, आवेश की परिभाषा, आवेश का फॉर्मूला, आवेश के गुण, ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर हो गई। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा लेंथी वीडियो हम बनाते नहीं हैं, और मेरे ख्याल से 8-10 वीडियो में मैं इसको पूरे एक्सरसाइज को बहुत स्लोली कंप्लीट कर दूंगा, बिल्कुल ईजी मेथड में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।